नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही इस सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल जहां पर आप सुन रहे हैं अपनी मनपसंद कहानियां। और ये सीरीज चल रही है मुंशी प्रेमचंद जी की। और इस सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक और नई रोचक कहानी। हो सकता है इस कहानी का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन इस कहानी को जब आप सुनेंगे वाकई लगेगा कि नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी जो कथा लिखते थे, कहानी लिखते थे, उसको 100 साल बीत जाए, 200 साल बीत जाए, लेकिन उनका वास्तविकता से और उनकी रोचकता में कभी कमी नहीं आने वाली है। तो आज की ये कहानी जो होने वाली है उसका नाम है गुल्ली डंडा। जो लोग गांव से अभी भी ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको गुल्ली डंडा नाम से ही परिचित होंगे, लेकिन इस पर कहानी ये मुंशी प्रेमचंद जी ही लिख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। और इस कहानी पे बहुत ही रोचक होने वाली है, तो दिल थाम के पूरी कहानी सुनिएगा। और पूरी कहानी सुनने के बाद आपको कैसी लगती है ये हमें कमेंट में बताइएगा। शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लान की ज़रूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली, और 2 आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च किया जाए, खिलाड़ियों की शुमार ही नहीं हो पाती। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बना हर्रा फिटकरी के, बिना हर्रा फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। 300-400 रुपये, खैर अब तो ज़्यादा है। किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हैं? ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने की, तिल्ली फट जाने की, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता है? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी या बैसाखी से बदल लेते हैं। ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली की सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वाह वाह क्या लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत गरीब अमीर का भेदभाव बिल्कुल न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रेद उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, न नहाने की सुध न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास है, तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झलझलाहट। गुल्ली कैसी भी हो पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों को लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत निश्चित। हम सब उसे आते देख उसका दौड़ कर स्वागत करते थे और अपना गुइयाँ बना लेते थे। गुइयाँ समझ रहे होंगे, अपना साथी। एक दिन मैं और गया 2 ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात थी कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते थे। पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य हैं।
लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अब अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए हुए कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। मैंने कहा, अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वो लौटा दो। तो गया बोला, वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद नहीं दोगे मैं दांव नहीं दूंगा। इस तरह की बचपन की बातें। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वास्थ्य के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा लेते हैं। यह मेरा अमरूद ही क्यों ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था। वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी। उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं, एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों के बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे। वो बड़ी आदमी की आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियाँ से घराव हो गया था। लेकिन मैं सारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों की जीत उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे घर की आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेहल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाहों में कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तू भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो किसी उजड़ ग्राम में ही जीना है और मरना है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर सी स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन की उस क्रीड़ा स्थल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पेड़ तो वहाँ एक सुंदर बगीचा था। स्थान काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न पाता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियों बाहें खेले अपने उस पुराने मित्रों को गले मिलने के लिए अधीर हो रही थी। मगर वो दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ, तुम मुझसे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली नज़र में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ है, रौब है, अधिकार है आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही तो। हाँ है तो, जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव के साथ लिए
आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था, उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक। भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में हो? बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। साहब तो पहले ही बड़े जहीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा कहाँ खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती है। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाम हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। यह बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। लेकिन नहीं, मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बन जाए लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे। बचपन की उस मिठाई की खूब रस ले लेकर खेलेंगे। मैं गया को लेकर डांग बंगले आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था। नहीं, मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वो लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद थी। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील आगे निकाला है। चारों ओर सन्नाटा था। पश्चिम और कोसों तक भीम ताल फैला हुआ था, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पे चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली बना डाला। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई, उसके हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। वह वहीं गया जिसके हाथ में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो। गुल्ली उसकी हथेली से पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाते थे। जैसे उसकी हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता था। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानियों से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खुले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे उठा लेता और दोबारा तान देता। गया यह सारी बेकायदियाँ देख रहा था, पर कुछ न बोलता, जैसे वह सब कायदे कानून भूल गया। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे पर आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकराना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे पर लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटा पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे पे आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। ना लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीत बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता था। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया।
सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी कि बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करता हूँ। मेरा हरज ही क्या है, मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना तो पड़ेगा ही। अंधेरा का बहाना करके जल्दी से छुटा लूँगा, फिर कौन दाम देने आता है। गया ने विजय की उल्लास में कहा, लग गई। टन से बोली, मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य था। मैं सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे से जोर से लगते देखा, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट से लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडी में लगी तो मैंने उदारता से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसीलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पढ़ाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 1-2 बार डांट लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट में से कम में वह दांव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया, एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ से हुच गए। नहीं भैया, अंधेरा हो गया, हमारा अभ्यास छूट गया है, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे। चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुँच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाओ। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ, मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देख रहा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। डांट लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन पे जो बात थी वो आज उसने पूर्णता प्राप्त कर ली। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वाले में एक युवक ने कुछ धांधली की, उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसीलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे परा कर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, सहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसके दया योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। ऐसी है हमारी पारंपरिक खेल गुल्ली डंडा, जहाँ पर सम्मान आज भी कायम है। तो दोस्तों, आज की आपकी ये कहानी कैसे लगी और आप किन किन लोगों ने गुल्ली डंडा खेला है, ज़रूर बताएं कमेंट में। मिलते हैं अगली कहानी पे जल्द ही। बहुत ही रोचक होगी, बहुत ही शानदार होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।